गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 12th बायोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में स्टडी किया था। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक को हम स्टडी कर चुके थे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस या उसके डिफरेंट स्टेप्स क्या क्या है। आज हम उसी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के एप्लीकेशंस देखेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कि इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस के क्या क्या एप्लीकेशन है। तो देखिए, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन में। इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसका? इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिमिनल। इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिमिनल, दैट मीन्स फोरेंसिक साइंस में तो देखिए, क्रिमिनल का इन्वेस्टिगेशन करने में भी क्या किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है, जिसे जनरल फिंगरप्रिंट का यूज करते हैं। सपोज कीजिए ये कोई आपका क्राइम स्पॉट है, यहाँ पे किसी का मर्डर हुआ है। यहाँ से आपको एक हेयर मिला, या आपको कोई स्किन या ब्लड के आपको स्पॉट्स मिले, और ये ब्लड आपका जिसका मर्डर हुआ है उसका नहीं है, तो मे बी ये क्रिमिनल का ब्लड हो सकता है। अब क्या करेंगे? यहाँ से इस ब्लड को लेंगे, प्लस ब्लड सैंपल से आपने क्या किया? डीएनए को रिमूव करके, इसको एम्पलीफाई करके आपने इसका डीएनए फिंगरप्रिंट निकाल लिया। यह जो डीएनए फिंगरप्रिंट है आपका क्रिमिनल के साथ मैच करेगा। अब जो आपके सस्पेक्ट है कि जिन पे आपको, तो देखिए थे हम क्या स्टडी कर रहे थे। हमने कहा वही आपकी क्राइम स्पॉट है, यहाँ से आपको ब्लड सैंपल मिला, इस ब्लड सैंपल का क्या निकाल दिया आपने? डीएनए फिंगरप्रिंट। जो आपको क्राइम स्पॉट से ब्लड मिला, इस ब्लड सैंपल का आपने क्या किया? डीएनए फिंगरप्रिंट निकाल दिया। यह डीएनए फिंगरप्रिंट आपके जिस पर्सन का मर्डर हुआ है उसका नहीं है, तो मे भी ये क्रिमिनल का हो सकता है। तो चांसेस किसके हैं कि ये जो ब्लड स्पॉट है, ये जो डीएनए फिंगरप्रिंट है, वो किसका है? क्रिमिनल का है। अब यहाँ पे जो डीएनए फिंगरप्रिंट निकला, अब देखिए क्राइम स्पॉट है तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगी, और मे बी सपोज कीजिए आपके पास 3 सस्पेक्ट हैं, उनमें से कोई एक क्रिमिनल है। ठीक है, अब क्या किया जाता है? तो मे बी फर्स्ट वाला और सेकंड वाला और थर्ड वाला, इनमें से कोई एक क्रिमिनल है। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट वाले पर्सन का सेल लेंगे। आप हेयर फॉलिकल ले सकते हैं, सीमन ले सकते हैं, स्किन की सेल ले सकते हैं, या कोई सी भी सेल ले लीजिए। वहाँ से डीएनए को सेपरेट कीजिए और क्या कर दीजिए? उसका डीएनए फिंगरप्रिंट निकाल लीजिए। सेम ऐसा ही आपको सेकंड वाले के साथ करना है, और सेम ऐसा ही किसके साथ करना है? थर्ड वाले के साथ करना है। अब जो आपको फिंगरप्रिंट मिलेंगे इन तीनों के, उसे जो आपके क्राइम स्पॉट से जो फिंगरप्रिंट है उसके साथ क्या कर लेना है? आपको इनको कंपेयर कर लेना है। ठीक है, और जिस भी सस्पेक्ट का फिंगरप्रिंट आपके क्राइम स्पॉट के फिंगरप्रिंट के साथ मैच करता है, वो ही क्या हो जाएगा? आपका क्रिमिनल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन्वेस्टिगेशन में भी डीएनए फिंगरप्रिंट को यूज करते हैं। इसी के साथ साथ हम जो सेकंड यूज है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, वो है कि हम फैमिली इशू को सॉल्व कर सकते हैं इसकी हेल्प से, जिसे हम कह सकते हैं जो पैटर्निटी से रिलेटेड मैटर होते हैं, जो पैटर्निटी रिलेशनशिप है, वो हम निकाल सकते हैं। अब देखिए, पैटर्निटी रिलेशनशिप से आपसे क्या मतलब है? यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिए हम किसी हॉस्पिटल की बात करते हैं। यहाँ पे कोई आपके पास बेबी है, इस बेबी के ऊपर 2 अलग अलग ऐसा पेयर है, पेयर फर्स्ट और पेयर सेकंड, यानी कि पेरेंट्स फर्स्ट और पेरेंट्स सेकंड। इसके मेल फीमेल एक पेयर, इसके मेल फीमेल सेकंड पेयर। ये दोनों ही पेयर क्या करते हैं? इस बेबी के ऊपर अपना अपना बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये बेबी हमारा है, जबकि ये वाले कह रहे हैं कि ये बेबी हमारा है।
तो कैसे पता चलेगा कि इसके ओरिजिनल जो मॉम डैड है वो कौन है? तो क्या करेंगे, इनका डीएनए फिंगरप्रिंट निकाल देंगे, इनका डीएनए फिंगरप्रिंट निकाल देंगे और इस बेबी का डीएनए फिंगरप्रिंट निकाल लेंगे। अब इस बेबी के डीएनए के फिंगरप्रिंट से इनमें से जिन पेरेंट्स का डीएनए फिंगरप्रिंट पूरा ओरिजिनल तो मैच नहीं करेगा, क्योंकि सबका डीएनए फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ % तक मैच करता है। तो इसको देख करके हम बता सकते हैं कि कौन इनका ओरिजिनल पेरेंट्स है। इस तरीके से जो पैटर्निटी वाले जो इश्यूज़ हैं उन्हें भी हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी स्टडी इवोल्यूशन की स्टडी में भी किया जाता है। आप इवोल्यूशन की स्टडी करना चाहते हैं तो भी हम डीएनए फिंगरप्रिंट को यूज करते हैं, और डीएनए फिंगरप्रिंट इवोल्यूशन की स्टडी में डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच रिलेशनशिप निकालता है। इन डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज, इनके बीच में क्या निकाल देगा, ये रिलेशनशिप, और बता देगा कि कौन सी जो स्पीशी है वो क्या है, एंसेस्टर है। तो यहाँ पे भी हम डीएनए फिंगरप्रिंट यूज कर सकते हैं इवोल्यूशन की स्टडी में। तो क्या क्या देख लिया हमने, क्रिमिनल को पहचान सकते हैं, फैमिली इश्यू निकाल सकते हैं, इवोल्यूशन की स्टडी कर सकते हैं, साथ ही साथ इसका यूज हमने HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की स्टडी करने में भी डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज होता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, HGP के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमने बताया था कितने नाइट्रोजन बेस हैं हमारे पास, या ह्यूमन के जीनोम में कितने नाइट्रोजन बेस पेयर हैं, कितने इनके पास जीन्स हैं, कौन सी जीन लॉन्गेस्ट जीन है, कौन सी जीन शॉर्टेस्ट जीन है, कितने हमारे पास जंक डीएनए हैं। ये सब किससे पता चला, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट था, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली प्रोजेक्ट था, और इस प्रोजेक्ट में डिफरेंट कंट्री के ऑलमोस्ट 100 से भी ऊपर साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व हुए थे। तो इस मेगा प्रोजेक्ट की स्टडी में भी डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज किया गया था। इसी के साथ साथ कुछ जेनेटिक डिजीज का भी स्टडी हम किससे कर सकते हैं, जेनेटिक डिजीज की स्टडी करने में स्टडी कर लेंगे तो उनके ट्रीटमेंट में भी हेल्प मिलेगी, और इसमें भी हम किसका यूज करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज हम कर सकते हैं। तो क्या क्या एप्लीकेशन हो गया इसका, क्रिमिनल की आइडेंटिफिकेशन में, फैमिली इशू को क्लियर करने में, इवोल्यूशन की स्टडी में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में जानने में, और साथ ही साथ जेनेटिक डिजीज की ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये आज हमने पढ़ा ह्यूमन जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसके एप्लीकेशन। अब देखिए हम समराइज करते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्या क्या यूज हो सकते हैं, या क्या क्या उनके एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग चैप्टर को हम समराइज करते हैं, और क्या क्या हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में अब तक स्टडी किया है। तो बहुत लेंथी हो चुका था, ये बहुत टाइम हो गया हमें पढ़ते हुए। तो देखते हैं, समराइज करते हैं हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या पढ़ा। तो देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के पहले हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक नॉर्मल बायोटेक्नोलॉजी का डिस्क्रिप्शन देखा था। अब देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे पहले हमने देखा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की स्टेप्स, किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, तो सबसे पहले देखिए हमने स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्मेशन के स्टेप्स के साथ साथ हमने इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के बारे में स्टडी किया था। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के बारे में स्टडी किया था, और इसी के साथ साथ हमने इसमें क्लोनिंग वेक्टर के बारे में भी स्टडी किया था, जिसमें हमने प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज एंड कॉस्मिड। इसके बाद हमने स्टडी किया था cDNA लाइब्रेरी का फॉर्मेशन, cDNA लाइब्रेरी एंड जीनोमिक लाइब्रेरी।
cDNA लाइब्रेरी एंड जीनोमिक लाइब्रेरी। cDNA लाइब्रेरी और जीनोमिक लाइब्रेरी के बाद हमने बात की प्रॉप्स की, मॉलिक्यूलर प्रॉप्स, और उसके बाद हमने कुछ आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड टेक्निक्स के बारे में स्टडी किया। इन टेक्निक्स में हमने सबसे पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देखा, ये क्या करता है, आपके डीएनए के सेगमेंट को सेपरेट करता है, यह हम कह सकते हैं आइसोलेट करता है। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए और सेपरेशन ऑफ डीएनए किससे हो सकता है, आपके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हमने पढ़ी थी ब्लॉटिंग, और डीएनए के रेस्पेक्ट में हम कौन सी ब्लॉटिंग काम में लेते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग। और इस सदर्न ब्लॉटिंग में जो भी आपको स्पॉट है वो कहाँ मिलेगा, स्पॉट नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पे आपको स्पॉट मिल जाता है। डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए हम पीसीआर यूज करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके बाद बात की थी हमने आरएफएलपी की। जैसे ही आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डीएनए को कट करते हैं तो आपको रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि बहुत अलग अलग साइज के डीएनए के सेगमेंट आपको मिलते हैं। लास्ट इसमें हमने स्टडी किया था डीएनए फिंगरप्रिंट, और डीएनए फिंगरप्रिंट का जो बेस है वो क्या है आपका, VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। फिर हमने इस डीएनए फिंगरप्रिंट के एप्लीकेशंस भी पढ़ लिए थे। अब हम समराइज देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहली बात तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी जेनेटिक डिजीज़ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इन जेनेटिक डिजीज़ में हम बात करें डायबिटीज़। इस डायबिटीज़ में क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन होता है हमारे पास, इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो डायबिटीज़ एक जेनेटिक डिजीज़ है। इसी तरीके से हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में क्या होता है, आपके कट लगने के बाद ब्लड का क्लॉट नहीं बनता और ब्लड आपका कंटिन्यू बहता रहता है, क्लियर हुआ। तो ब्लड लॉस से क्या हो जाता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो बहुत सारे जेनेटिक डिजीज़ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम। इसी के साथ साथ हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इसका यूज कर सकते थे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने इसका यूज किया है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। इसी के साथ साथ देखिए, हम क्लोनिंग कर सकते हैं किसकी, निफ जीन की या नॉड जीन की। ये निफ जीन या नॉड जीन क्या है देखते हैं। देखिए, ये जो निफ जीन है ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन। नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन जो कि नाइट्रोजन साइकिल में क्या करती है, हेल्प करती है। जब हम प्लांट फिजियोलॉजी में नाइट्रोजन साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि जो लेग्यूमिनस प्लांट है उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और इस राइजोबियम बैक्टीरिया के पास निफ जीन प्रेजेंट होता है, अदर बैक्टीरिया में नहीं होता। और इसी निफ जीन के कारण क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन या नाइट्रोजन का जो साइकिल है वो कंप्लीट होती है। इस राइजोबियम से निफ जीन को निकाल करके इसका क्लोन करके सीधे या प्लांट में ट्रांसफ़र कर देंगे तो सारे ही प्लांट क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकते हैं। इस तरीके से हम नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाले प्लांट फॉर्म कर सकते हैं। ये हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग के या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कुछ एप्लीकेशंस थे। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कौन सा है आपका, प्लांट टिश्यू कल्चर। थैंक यू।